ये कहानी है माइकल की, जिसकी उम्र 15 साल है और इसको एक 36 साल की औरत से प्यार हो जाता है और फिर वो ताउम्र उसके ख्यालों में खोया रहता है। फिल्म के शुरू में हम माइकल को देखेंगे। माइकल अभी अपने अपार्टमेंट में रह रहा होता है। फिर माइकल को सामने से जाती हुई एक ट्रेन नजर आती है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अगर हमारे सामने 1955 का वक्त आता है, तभी हम माइकल को देखते हैं, जिसकी उम्र 15 साल है और वो एक ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है। तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो ट्रेन से नीचे उतर जाता है, लेकिन उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगता है। इसी बीच यहाँ पर एक हना आती है और वो माइकल को संभालती है। तभी माइकल रोने लगता है और हना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, जो भी तुम्हारी परेशानी है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो माइकल से पूछती है कि वो कहाँ रहता है, और जब माइकल बताता है तो वो उसे घर तक छोड़ने आती है। वो लोग जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं और वो जैसे ही माइकल का चेकअप करता है तो कहता है कि माइकल को बुखार है और उसे 2 से 3 महीने तक एक ही कमरे में रहना पड़ेगा। और घर वाले ऐसा ही करते हैं और माइकल को 3 महीने तक एक ही कमरे में रहना पड़ता है। और जैसे ही वो ठीक होता है तो एक बुके खरीदता है और हना के घर पहुंच जाता है और वो जल्द ही उसके घर चला जाता है और उसे जाकर शुक्रिया कहता है। और फिर वो उसे फूल देता है और कहता है कि मैं और भी पहले आता तुम्हारे पास, लेकिन मुझे बुखार हो गया था और 2-3 महीने तक बीमार था मैं। तो हना कहती है कि कोई बात नहीं। वो कहता है कि जब कभी भी कोई ज़रूरत हो तो बताना। तो हना कहती है कि मैं एक ट्रेन कंडक्टर हूँ और तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो और मेरे साथ ट्रेन में चलो। और माइकल वहीं खड़ा हो गया। तभी वो हना को देखता है, वो कपड़े बदल रही होती है और ऐसा कुछ देखकर वो शर्मा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अगले कई दिन तक वो उसके घर के आस-पास आता रहता है और एक दिन वो हना को कोयला उठाकर ऊपर आते हुए देखता है। तब वो हना के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हना कहती है कि नीचे 2 और भी चूल्हे पड़े हैं, तुम चाहो तो उनमें से कोयले निकाल सकते हो। माइकल कोयला निकालने चला जाता है और जैसे जैसे वो कोयला निकालता है उसके सारे कपड़ों पर मुंह पर कोयले के निशान लग जाते हैं और वो उसी हालत में हना के पास आता है और हना उसे देखकर हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हें नहाने की ज़रूरत है। और इतना कहने के बाद वो माइकल को कपड़े उतार कर देने लगती है और माइकल नहाने लगता है और फिर वो उसे तौलिया देती है और फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते हैं। फिर माइकल दिन भर उसके ख्यालों में खोया रहता है और फिर जब वो घर आता है तो कहता है कि मुझे दोबारा स्कूल जाना है, लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। माइकल नहीं मानता और वो रोज़ स्कूल जाने लगता है और वो स्कूल जाने के बाद हना से मिलता है। वो दोनों बहुत नज़दीक आ जाते हैं और फिर माइकल उससे उसका नाम पूछता है और इस बात को सुनने के बाद हना हंसने लगती है और कहती है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तभी माइकल कहता है कि हम दोनों एक साथ रहते हैं और मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता। हना अपना नाम बता देती है और माइकल भी उसको अपना नाम बताता है और अब उनका रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। माइकल स्कूल जाता है और स्कूल से आकर वो हना के पास जाता है और हना उससे पूछती है कि स्कूल के बाद क्या हुआ, और वो बार बार हना के लिए कहानियाँ पढ़ता है और जब वो पढ़ता है तो हना बड़े ध्यान से उसकी कहानियाँ सुनती है और ऐसा देखने में लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और रोज़ मिलने लगते हैं। तभी माइकल उससे पूछता है कि आप मेरे साथ बाहर जाएंगी। तो हना कहती है कि बाहर जाकर हम लोग क्या करेंगे। तो माइकल कहता है कि हम घूमेंगे और फिर अगले दिन वो दोनों बाहर जाते हैं साइकिल पर और उसके बाद एक होटल में वो खाना खाने जाते हैं और सारे लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, जिससे हना को अजीब लग रहा होता है क्योंकि हना और माइकल की उम्र में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और आखिर में हना जाकर एक नहर में नहाने लगती है और वो माइकल को भी आने को कहती है और वो इनकार कर देता है और कहता है कि मैं आपके लिए कहानी लिख रहा हूँ। और फिर वो उसे पढ़कर सुनाता है और हना को बहुत अच्छा लगता है। तभी कहानी हाल में आ जाती है और माइकल को देखते हैं और ये वक्त 1995 का है। अब माइकल कोर्ट पहुंच जाता है क्योंकि वो एक वकील है और अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। अब फिर से हम हना को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया और उसके बाद वो काफ़ी दुखी होती है। तभी जब माइकल उसके घर आता है तो वो उसको काफ़ी परेशान देखता है। फिर वो कहानियाँ पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हना का मूड ऑफ हो जाता है और वो माइकल को थप्पड़ मारने लगती है। लेकिन उसके बाद फिर से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और माइकल चला जाता है। अगले ही दिन माइकल जब हना के घर आता है तो देखता है कि उसका पूरा घर खाली है और वहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए माइकल को उससे काफ़ी दुख होता है। और अब वक्त होता है 1967 का और माइकल की उम्र 23 साल और माइकल अभी स्कूल लॉ में है। और तब माइकल को बताया जाता है कि आज उसे एक सुनवाई के लिए ले जाया जाएगा, जिसमें औरतों पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने 300 यहूदी औरतों को जलने दिया जब चर्च में आग लगी हुई थी। जब माइकल उस सुनवाई में जाता है तो वो हना को देखता है और हना भी उनमें से एक है क्योंकि वो वहाँ की गार्ड थी। और इस चीज़ को देखने के बाद माइकल चौंक जाता है। तभी यहाँ की सुनवाई शुरू होती है और हना पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और अभी यहाँ इन लोगों के पास सबूत है कि वो जो 300 औरतें मरी थी तो उनमें से वो लोग बच भी गए थे, एक माँ और एक बेटी। और इन लोगों ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने साफ साफ हना का नाम लिखा था और अब हना के बोलने की बारी आती है
और हना इन सारी चीज़ों को कबूल कर लेती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि वो लोग मरने वाले हैं और रोज़ 10 लोगों को मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो लोग मेरे लिए किताबें पढ़ते हैं और उसके बाद उन लोगों को मार दिया जाता है। और अब आती है दूसरी बात कि जज ने कहा कि जब अंदर आग लगी थी तो सारे गेट्स के बाहर गार्ड खड़े थे और उनमें से कोई भी दरवाज़ा खोल सकता था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और 300 लोग जलकर मर गए और हना भी उस गार्ड में से एक थी। जब भी हना कहती है कि वो दरवाज़ा खोलना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों ने उसे दरवाज़ा खोलने नहीं दिया। तभी बताया जाता है कि तुमने उन सारे पेपर्स पर दस्तखत किए हैं जिनमें सारी बातें लिखी थी। हना कहती है कि मैंने कोई दस्तखत नहीं किया। ये सुनने के बाद जज कहता है कि हम तुम्हारी राइटिंग को मैच करेंगे और हमें तुम कुछ लिख कर दो और इससे सच्चाई का पता चल जाएगा। तभी हना कहती है कि वो मैंने ही दस्तखत किए थे। और यहाँ माइकल को पूरी बात समझ में आती है कि हना एक अनपढ़ औरत है और उसे लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए जब उसे प्रमोशन मिला तो वो वहाँ से भाग गई। वो नहीं चाहती थी कि लोगों को इस बारे में पता भी चले और इसीलिए वो सारा इल्ज़ाम अब खुद पर ले लेती है और अब अपने बारे में कोई भी सफाई नहीं देती और उसे सजाए मौत सुना दी जाती है, जबकि बाकी सारे गार्ड्स को कुछ ही सालों की सज़ा होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद माइकल टूट जाता है। वो सोचता है कि हना से मिलने जेल में जाए, लेकिन वो जेल में तो जाता है, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो हना के पास जाए और वापस आ जाता है। वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है और माइकल और बड़ा हो जाता है। उसकी शादी हो जाती है, उसकी एक बेटी भी होती है, लेकिन माइकल हर वक्त हना की यादों में खोया रहता है और जिसकी वजह से उसकी तलाक हो चुकी होती है। और तलाक के बाद वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि उसको तलाक हो गई है, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। तब माइकल की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है? मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। जब तुम्हारे फादर मरे थे तब भी तुम यहाँ नहीं आए थे और आज तुम मुझे ये बताने आए हो कि तुम्हारी तलाक हो गई है। और ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि ये जगह मुझे बहुत सारी यादें याद दिलाती है और मैं एक औरत से प्यार करता था जो कि मुझसे बहुत बड़ी थी और अब वो जेल में है। ये सुनने के बाद माइकल अपने पुराने कमरे में चला जाता है। तभी वो अपनी किताबें देखता है और वो सोचता है कि वो यही सारी यादें उसे सुनाया करता था। और फिर उसे अचानक याद आता है कि आखिरी किताब जो उसे सुना रहा था वो तो पूरी नहीं सुनाई। तो वो एक टेप रिकॉर्ड लेता है और उसमें बाकी की कहानी रिकॉर्ड करता है और फिर वो हना को भेज देता है और उसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और लाइब्रेरी के पास जाकर वो किताब लाती है जिसे माइकल पढ़ रहा होता है और जिसकी उसने रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। और फिर हना उस रिकॉर्डिंग को सुनती है और किताब के लफ्ज़ों को देखती है और यहाँ पर वो लिखना पढ़ना सीख लेती है और थोड़े दिनों बाद उसे लिखना आ जाता है। तब वो माइकल को खत लिखती है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि उसे और रिकॉर्डिंग चाहिए और माइकल उसे बार बार रिकॉर्डिंग भेजता रहता है और बार बार हना उसे खत भेजती है। लेकिन हना भी चाहती है कि माइकल उसे खत लिखे, लेकिन वो उसे कभी खत नहीं लिखता, सिर्फ उसे रिकॉर्डिंग भेजता है। तभी एक दिन माइकल को जेल से कॉल आती है और जेल की वार्डन उसे कॉल करती है और कहती है कि वो हना को छोड़ रहे हैं और उसका दुनिया में कोई भी नहीं है और सिर्फ आप ही उसे मेल भेजते हैं और ना ही उसको कोई मिलने आता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आकर उन्हें ले जाएं और उनके रहने की अरेंजमेंट करें। लेकिन इन बातों से सुनने के बाद माइकल परेशान हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि वो क्या कहे, इसलिए बस वो शुक्रिया कहकर फ़ोन काट देता और अगले कई दिनों तक इस बात पर सोचता रहता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसको अब हना के पास जाना पड़ेगा। और वो फिर थोड़े दिनों बाद जेल जाता है और उसे देखने के बाद वो वार्डन बहुत खुश होती है और कहती है कि हमें उम्मीद थी आप ज़रूर आएंगे। और इतना कहने के बाद माइकल को हना से मिलवाती है। हना उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और माइकल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सारी अरेंजमेंट कर चुका हूँ, मैंने एक टेल शॉप में तुम्हारे लिए काम भी देखा और तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट भी देख लिया है। वो काफ़ी छोटा है लेकिन अच्छा है। उसके साथ साथ मैं तुम्हारे लिए कुछ कल्चर प्रोग्राम भी देखूंगा और पास ही में एक लाइब्रेरी है जहाँ तुम रोज़ जा सकोगी क्योंकि तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। और हना ये सारी बातें सुनने के बाद खुश हो जाती है और वो माइकल से पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहता है हाँ, मेरी तलाक भी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है और जिससे मैं ज़्यादा मिल नहीं पाता अपने काम की वजह से। और इतना कहने के बाद वो हना से पूछता है क्या तुम अपने पुराने ही बातों को याद करती हो? इस बात को सुनने के बाद हना परेशान हो जाती है। फिर माइकल उसे चर्च वाले हादसे के बारे में पूछता है तो हना कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मरे हुए कभी वापस नहीं आते। लेकिन जब भी माइकल उसे कहानियां सुनाता था तो वो कहता था तुम इस कहानी से क्या सीखा? इस बार फिर माइकल उससे पूछता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? तो हना कहती है कि मैंने पढ़ना लिखना सीखा। ये सुनने के बाद माइकल कहता है कि अगले हफ्ते मैं दोबारा आऊँगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। तो हना कहती है कि ठीक है। तभी माइकल बाहर जाता है और सोचता है कि उसे यहाँ से लेकर जाएगा। फिर हना का कमरा दिखाया जाता है। वो अपनी बहुत सारी किताबों को टेबल पर रखती है और वहाँ खड़ी होकर खुदकुशी कर लेती है। तभी माइकल उसे ले जाने के लिए आता है और उसे वार्डन बताती है कि हना ने खुदकुशी कर ली है। और इस बात को सुनने के बाद माइकल टूट जाता है। तभी वो उसके कमरे में जाता है और वार्डन कहती है कि हना ने एक लेटर छोड़ा है। तब माइकल वार्डन से लेटर पढ़ने को कहता है और उसमें हना ने लिखा होता है कि उसने सारी ज़िंदगी में जो भी पैसे कमाए हैं वो एक डब्बे में पड़े हैं और वो डब्बा उस लड़की को जाकर दे जो हादसे का शिकार हुई थी लेकिन वो बच गई थी। और उसने ये भी लिखा कि माइकल को मेरा हेलो कहना। और ये सुनने के बाद माइकल रोने लगता है और हना का आखिरी काम करने के लिए निकल पड़ता है और उसके पैसे लेता है और न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और वहाँ इस लड़की को मिलता है और सारी बात बताता है और वो डब्बा उसे दे देता है और कहता है कि ये आपके लिए है। वो डब्बा रख लेती है और कहती है कि ये पैसे मैं नहीं ले सकती, ये डब्बा मैं रख लूँगी। माइकल उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है और पूछता है कि तुम्हारा इससे क्या रिश्ता था? तो वो चुप हो जाता है। लेकिन वो लड़की समझ जाती है। दरअसल वो उस लड़की को मिलने से पहले उसे खत लिखता है और वो लड़की उससे ये पूछती है कि क्या तुम इस ट्रायल में आए थे? तो वो इन सब बातों को समझ जाती है। लेकिन अब माइकल पूछता है कि मैं इन पैसों का क्या करूं? तो वो कहती है कि इसे किसी यहूदी
NGO को दे दो, और वो डब्बा उससे रख लेती है क्योंकि वो उसकी माँ का था। माइकल पूछता है कि क्या मैं ये पैसे हैना के नाम दे सकता हूँ, तो वो कहती है हाँ। माइकल यहाँ से निकल जाता है। थोड़े वक्त के बाद वो अपनी बेटी से मिलता है, उसे शहर लेकर जाता है और उसके साथ साथ वो अपनी बेटी से भी माफ़ी मांगता है और फिर उसे हैना की कब्र पर ले जाता है और उसकी सारी कहानी सुनाता है, और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।